जिसका नाम विराट प्रताप सिंह था। बहुत ही ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान लड़का था, परंतु बहुत अकेला रहता था। किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सब कुछ सुख समृद्धि होने के बाद भी खुश नहीं रहता था। अब उसके अकेलेपन से तंग होकर परिवार वालों ने सोचा कि बाहर गया तो मन अच्छा हो जाएगा। तब से ही उसकी पढ़ाई भी बाहर बड़े शहर में पूरी करने के लिए घर से दूर बड़े शहर में बचपन से भेज दिया गया था। अपने नाना नानी के यहाँ पर बचपन से रहने लग गया था। वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं अक्सर वह कभी नहीं होता, और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा होता है किसी को नहीं पता, और जो लेख हमारे लिखे जाते हैं वे अक्सर होकर रहते हैं, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। एक दिन कुंवर प्रताप सिंह खेतों में आए और कुछ दिनों से उनका किसी काम को लेकर आना जाना चल रहा था। खेतों में आते जाते उनकी नजर रघुवीर देसाई पर पड़ी। उसके काम करने की लगन और मेहनत को देखकर कुंवर प्रताप सिंह बहुत खुश हुआ। उसने उसके नौकर रमेश कुमार को बुलाया और उससे पूछा कि यह व्यक्ति कौन है जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। रमेश कुमार बहुत डरा हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि उसने मालिक से बिना पूछे रघुवीर देसाई को काम पर रख लिया था। इसलिए उसके चेहरे का रंग देखकर कुंवर प्रताप सिंह बोले, तुम घबराओ मत, बस मुझे बताओ यह व्यक्ति कौन है। तो लड़खड़ाते जुबान से रमेश कुमार बोलता है कि मालिक, यह मेरा दोस्त है, इसका नाम रघुवीर देसाई है। जब कोई भी नौकर काम पर नहीं आते थे, बहुत सारे नौकर जब बीमार होते थे तो रघुवीर देसाई और उसकी पत्नी काम पर आ जाते थे। शाम को मालिक जब काम पूरा हो जाता था तो मुंशी जी उनको दिहाड़ी दे देते थे, जिससे उनका परिवार का गुजारा चलता था। रघुवीर देसाई की तरफ इशारा करते हुए कुंवर प्रताप सिंह ने उसे बुलाने का आदेश दिया। रमेश कुमार रघुवीर देसाई को बुलाकर लाता है। कुंवर प्रताप सिंह के सामने रघुवीर देसाई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है, हाजी मालिक, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। रघुवीर देसाई बहुत डरा हुआ था, लेकिन कुंवर प्रताप सिंह हंसकर कहता है, घबराओ मत, मैं कुछ दिनों से खेत में आ रहा था। मैं देख रहा था तुम्हारे काम को। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। जब मेरा कोई भी नौकर नहीं आ रहा तब भी तुम काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत और काम के प्रति लगन को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और तुम आज से मेरे पास काम करोगे, यहीं पर काम करोगे। तुम्हारी पत्नी भी यहीं पर काम करेगी, हमारे घर में काम करेगी। और तुम्हारे बेटे को मैं अपने शहर वाली फैक्ट्री में क्लर्क का काम देता हूँ, और तुम्हारी बेटी के पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। उसको बड़े शहर तुम पढ़ने के लिए भेजो, डरो मत। रमेश कुमार ने मुझे बताया तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है, और वो आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहती है। तुम उसको शहर भेजो, उसका सारा खर्च मैं उठाता हूँ, और तुम्हें अपने खेतों में और अपने टैंकरों को चलाने के लिए रखता हूँ, और तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी। जो तुम बाहर काम करके कमा लेते हो उससे कहीं अधिक तनख्वाह मिलेगी। रमेश कुमार, तुमने इतने अच्छे कर्मचारी, ईमानदारी और मेहनती जो कर्मचारी मुझे दिए हैं, उसके लिए तुम्हारी तनख्वाह डबल करता हूँ, और तुम्हें मेरी कार पर मेरे साथ रहना होगा। अब काम पर लग जाना, जमकर मेहनत से काम करना, ठीक है? रमेश कुमार और रघुवीर देसाई बहुत खुश हो गए थे। यह बात कहकर कुंवर प्रताप जी वहां से चले गए। वो कहते हैं ना, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा होता है किसी को नहीं पता होता है। इधर विराट प्रताप सिंह भी बड़ा हो गया था, और वह भी कॉलेज जाने के लिए तैयार था। अपनी सारी बातें अपने नाना जसवंत राणा से सब बात खुलकर बात किया करता था। कॉलेज का पहला दिन है। कुंवर प्रताप राणा का बेटा और इधर से रघुवीर देसाई की बेटी पारुल देसाई आ रही थी। दोनों में आपस में टक्कर होती है, और विराट प्रताप की तरफ उंगली करके बोलती है, आइंदा मुझसे कभी मत टकराना और अपनी आंखें खोल कर चलो। उसके बीच बहुत बड़ी भिड़ंत होती है। पहली मुलाकात में उसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही विराट प्रताप सिंह गुस्से में कहता है, मैं तेरे जैसी लड़की को कभी मुंह नहीं लगाता। ये बात कहकर वहां से चला जाता है, और घर पर आकर गुस्से में घर पर जाकर सामान को तहस नहस करता है। उसके नाना जी समझ जाते हैं, क्यों लड़के, क्या हुआ भाई? पहले मुलाकात में लड़की से लड़ाई हो गई? यह बात कहकर हंसने लगते हैं। नहीं नाना जी, ऐसी घमंडी लड़की मैंने कभी नहीं देखी।
इस लड़की से प्यार कभी नहीं, ऐसे ही टक्कर हो गई। पहले दिन कॉलेज में बहुत बुरा दिन था। इस घमंडी लड़की से प्यार कभी नहीं नाना जी। यह बात कहकर विराट प्रताप सिंह वहां से निकल जाता है, लेकिन उनकी तकरार कम होने का नाम नहीं लेती। कभी क्लास में, कभी कॉलेज की प्रतिस्पर्धा में जो एक दूसरे से भिड़ंत होती रहती थी और वह एक दूसरे को हराने के लिए बस लगे रहते थे। किस्मत भी उन्हें बार बार मिलाती रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि पारुल देसाई कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड से एक दिन बस में आ रही थी। कुछ गुंडों ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसकी वजह से वह सदमे में चली गई और बहुत डर गई थी और कॉलेज में आना बंद कर दिया। उधर से उसको कॉलेज में ना आता देखकर विराट प्रताप सिंह भी विचलित हो रहा था। उस बात का जिक्र उसके नाना जी से साझा की। उसकी यह बात सुनकर पहले तो वह हंसने लगता है। तुम्हें उस लड़की की इतनी चिंता कैसे हो रही है? विराट प्रताप कहता है, मैं बस इंसानियत के नाते ही सोच रहा था। लेकिन उसके नाना जी यह बात सोच रहे थे कि वह क्यों नहीं आ रही। फिर नाना जी कहते हैं, पता करो उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्यों कॉलेज नहीं आ रही। अगले ही दिन विराट प्रताप सिंह उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसके दोस्तों से पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। कुछ गुंडे ने इसके साथ छेड़खानी की थी। ऐसी घटना हुई है तो विराट प्रताप सिंह पहले तो उसके रूम पर जाता है, फिर पारुल देसाई को समझाकर अपने साथ लेकर आता है। वहां से आराम से अपनी कार में बैठा कर ले आता है। उसको अपने साथ में उस जगह ले आए जहां पर सभी गुंडों के ठिकाने थे और उसकी जानकारी पुलिस को देता है और पुलिस के सहयोग से गुंडों को पकड़कर पुलिस वालों के आगे ही प्रताप सिंह उसकी कुटाई करता है। उनको पीट पीट कर कहता है, माफी मांगो। फिर सभी गुंडे पारुल देसाई के पैर पकड़कर पारुल देसाई से माफी मांगते हैं और आइंदा ऐसा नहीं करेगा, हमें माफ करो कहकर बार बार माफी मांगते हैं। विराट प्रताप सिंह, कभी ये गलती किसी के साथ की तो देख लेना, यह कहकर सभी गुंडों को धमकी भी देता है। अब यह देखकर पारुल देसाई भी भावुक हो जाती है और विराट प्रताप सिंह से माफी मांगती है। विराट प्रताप सिंह उसको माफ कर देता है और उसकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब धीरे धीरे उनके विचार मिलने लगते हैं और वो एक दूसरे से बातें शुरू कर देता है। एक दूसरे के साथ समय बिताना, साथ में पढ़ने लगे। वह दोनों साथ साथ रहने लग गए। अब यह दोस्ती कुछ ज्यादा समय नहीं लगता और यह प्यार में बदल जाती है। अब उनका प्यार गहरा हो जाता है और भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। शादी करना और बच्चे, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत सपने देखते हैं। अब तो उनका कॉलेज जाना ही बंद सा हो जाता है और बाहर ही घूमना फिरना अब ज्यादा हो जाता है। एक दिन वो सभी अपने दोस्तों के साथ घूमने चलते, जिससे एक दूसरे को और समय दे सके। लेकिन अब उनकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक दिन कुंवर प्रताप सिंह सोचता है कि वह अपने बेटे को सरप्राइज देगा और वह वहां पर उससे मिलने के लिए बिना बताए जाएगा। लेकिन यह क्या पता था, उसका यह सरप्राइज उसके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज बन जाएगा। इत्तेफाक से वह पारुल देसाई के भाई को भी साथ लेकर जाता है और 2-4 व्यक्तियों को साथ में वह हमेशा रखता था। वह सब मिलकर उसके कॉलेज पहुंचते हैं, परंतु कॉलेज में उसको विराट प्रताप सिंह नहीं मिलता और यह सब पता चलता है कि विराट प्रताप यहाँ बहुत कम ही आते हैं और पिछले 2 महीने से वह यहाँ नहीं आ रहे हैं। और यह बात सुनकर कुंवर प्रताप बहुत गुस्से में हो जाता है और उसके नाना के यहाँ जाता है। उसके नाना जी से कहता है, तुम्हारे लाड प्यार ने विराट प्रताप सिंह को बिगाड़ दिया है। आपको पता है वो 2 महीने से कॉलेज में नहीं जा रहा है। वो कहता है, मुझे पता है वो कहाँ पर है और उसके दोस्त मुझे से पूछ कर गए थे। तब कुंवर प्रताप सिंह को पता चलता है कि वह सब पिकनिक पर गए हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए। कुंवर प्रताप सिंह उन सबको पास बुलाकर बोलता है और वह पारुल देसाई के भाई को और उन 4 व्यक्तियों को विराट को बुलाने के लिए भेजता है। लेकिन वहाँ पर जो सब कुछ होता है वो देखकर वह सब हक्के बक्के रह जाते हैं। पारुल देसाई के भाई को बहुत गुस्सा आता है। वह बहुत आग बबूला होता है,
लेकिन वह अपने गुस्से को रोकता है और सोच समझकर फैसला लेता है। वह उन चारों गुंडों को कहता है कि तुम सब सर विराट प्रताप सिंह को ले जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब पारुल देसाई के सामने जाता है और जाते ही उसको 2-4 थप्पड़ मुंह पर जड़ देता है। पारुल देसाई के कुछ बोलने से पहले कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम जानती हो यह कौन है? यह कुंवर प्रताप सिंह का लड़का है। अब वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वह हम सबको मार डालेगा। तुम्हारी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। बहुत मुश्किल से हमारे एक अच्छे दिन आए थे, तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। पारुल देसाई को जोर जबरदस्ती से घर पर लेकर आता है। घर वाले के सामने जाकर फिर उसको 2-4 थप्पड़ जड़ देता है। यह देखकर उसके पिता उसके बेटे को फिर थप्पड़ जड़ते हैं। तुम लड़की को क्यों मार रहे हो? संजय देसाई कहता है, तुम्हारी लड़की ने बहुत बड़ा काम किया है। इसने कुंवर प्रताप सिंह के लड़के के साथ वहाँ इश्क लड़ा रही थी। अब कुंवर प्रताप सिंह हम सबको कहीं नहीं छोड़ेगा, वह हम सबको मार डालेगा। ऊंची जाति के वह हमें नहीं छोड़ेंगे। और यही बात रमेश को पता चल जाती है। हालांकि वह रघुवीर देसाई का दोस्त था, लेकिन फिर भी उसने यह बात जाकर कुंवर प्रताप को बता दी, जिससे अब हवेली में भी बवाल मच गया था। हवेली के अंदर भी अब मातम सा छा गया था। यह बात जानकर कुंवर प्रताप सिंह बहुत गुस्से में थे। उसने आग बबूला होकर पहले विराट प्रताप सिंह को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और कहा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? वो हमारे नौकर की लड़की है और तुम नीची जाति की लड़की से इश्क फरमाएंगे, जिसका पूरा परिवार मेरे यहाँ नौकर बनकर काम करता है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। विराट प्रताप कहते हैं कि मैं पारुल देसाई से बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसकी यह बात सुनकर कुंवर प्रताप सिंह उसको 2 और थप्पड़ मारता है। वह कहता है कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, इसको कमरे में बंद कर दो और देसाई परिवार को धमकी दे दो आगे से अपनी हद में रहें और काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने अपनी लड़की को काबू में नहीं रखा तो सबके सबको मौत के घाट उतार दूंगा। उनके घर पर तोड़ फोड़ करके उन सब ने यह धमकी दे दी। ज्यों-ज्यों कुंवर प्रताप सिंह ने हुक्म दिया था, अब उनके परिवार में बहुत डर का माहौल बन गया था। इधर शादी के कुछ ही दिन बचे थे। विराट प्रताप सिंह घर से भागने की योजना बनाई। उसने अपने एक दोस्त से कहकर पारुल को संदेश भेजा। उस संदेश में उसने भेजा कि वह कैसे कैसे कहां पर किस प्रकार भागेंगे। पारुल देसाई इसकी योजना सुनकर भागने के लिए तैयार हो जाती है। वह दोनों मिलकर अपनी योजना में सफल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खूनी जंग शुरू हो जाती है। दोनों जातियों के बीच में दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। लोगों ने एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। यह बात आग की तरह फैल जाती है। इस बवाल के बीच पारुल देसाई का भाई मारा जाता है और उनको एक सूखे शेर की तरह ढूंढा जाता है। अंत में दोनों मिल भी जाते हैं, जिसमें पारुल देसाई को बड़े लोगों के द्वारा मारकर जंगल में ही दफन कर दिया जाता है, लेकिन उनके बेटे को नहीं मारा जाता और उसकी शादी कर दी जाती है। और अंत में जब देसाई परिवार पूरे गांव को पता चलता है, वह भी एक योजना बनाकर पूरे कुंवर प्रताप सिंह के परिवार को जलाकर मारने की योजना तैयार करते हैं। उसके परिवार को मार देते हैं और यह हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको फिर बाद में स्थानीय सरकार और पुलिस प्रशासन को उसके बीच में आना पड़ता है। यहाँ अखबारों में छपा बहुत सुर्खियां बटोर लेता है और यह बहुत जोर शोर से इस मुद्दा को बहुत ही ज्यादा उठाया जाता है। आज भी ये कहानी, वो डरावनी तस्वीरें लोगों के दिमाग से निकल नहीं पाई। आज भी उसका जिक्र किया जाता है। सब परिवार और जातिगत लड़ाई में सब कुछ खो बैठे। आज सभी बुजुर्ग की सोच थी जातियों में ही शादी करेंगे। उसके बाद 3-4 बार ये घटना दोहराई गई, जिसमें उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे दो प्रेम करने वालों को अलग क्यों किया जाता है? लेकिन उसको मारा तो गया, लेकिन उसके प्यार को किसी ने कभी समझना नहीं चाहा। सिर्फ और सिर्फ जातियों के ऊंच नीच के भेदभाव को आधार बनाकर बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम सिर्फ एक झूठी शान के लिए उठाया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। आज हमारा समाज इतना आधुनिक हो गया, लेकिन पुरातन काल से यह परंपरा चलती आ रही है। जात पात के नाम पर बहुत सारे लड़के लड़कियों को मार दिया जाता है। हालांकि यह बात गलत है, लेकिन लड़के लड़कियों को भी यह समझना चाहिए। कुछ हद तक मैं समझाता हूँ, जात पात गलत नहीं है। उसमें मेरे कहने का भाव है कि अपनी जाति में अगर शादी हो तो अच्छा है,
और इसका वैज्ञानिक भी कारण है जो आप सब पढ़ सकते हैं। और हमें मौत के खेल को रोकने के लिए बहुत ही कठोर निर्णय लेने हो गया। तो हम सबको अपनी सभ्यता को बनाए रखना चाहिए, या तो फिर पश्चिमी सभ्यता से पूर्ण रूप से अपनाया या फिर उसको छोड़ देना चाहिए। सभ्यता के बीच में नहीं रहना चाहिए। आज भी बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में यह परंपरा चली आ रही है। आज के आधुनिक युग में बहुत होता है। आज भी ना जाने कितने बहुत से लड़के लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन प्यार अमर है और वह बिना मतलब, बिना किसी शर्त, रंग रूप, जात पात के बिना जिस्मानी प्यार के किया जाए तो वह प्यार ही निस्वार्थ भाव से किया जाता है। सिर्फ आत्मा से प्यार होता है, वही प्यार सच्चा होता है। एक खास बात ये भी है, एक कड़वी सच्चाई है, आज के युग में नामुमकिन है सच्चा प्यार मिलना, बहुत मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय ज़रूर दें और अपने विवेक से मुझे ज़रूर उत्तर देना। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, मुझे ज़रूर बताएं इसमें दोष किसका है। आप भी अपने विवेक से उत्तर दीजिए और इन दोनों की जान और रूहों के लिए प्रार्थना कीजिए। और ऐसे अमर प्यार करने वालों को प्रणाम, जिनका प्यार सच्चा है, क्योंकि प्यार रूहों से होता है, जिस्म से नहीं। मैं इंतज़ार करूँगा और अपनी राय दें।